स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होगा बेटा, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑन अवेयरनेस थ्योरी। तो बेटा ये जो अवेयरनेस थ्योरी है बेटा, ये बोथ आपकी स्टेट बोर्ड एंड आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अगर आज आपने ध्यान से इसको सुन लिया तो मेरे ख्याल से आपका 90% कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, तो देखो बेटा, अवेयरनेस थ्योरी में आपको एक चीज फोकस करना पड़ेगा कि थ्योरी हम पढ़े क्यों। पहला तो कंसेप्ट ये है बेटा कि हम ये थ्योरी क्यों पढ़े, हमें इसीलिए इसको पढ़ना है बेटा, इसीलिए हमें इसको पढ़ना है बेटा कि इस थ्योरी में हमें एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। मतलब ये वो पहले साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का या फिर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में पहली बार हमें इंफॉर्मेशन दिया। और हालांकि इसलिए बेटा इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, अराउंड 1913 to 14 के अंदर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था बेटा। तो इन्होंने किया क्या बेटा, इन्होंने बोला क्या, यही सब हम पढ़ने वाले हैं विद प्रॉपर डायग्राम। और आप इसको मेंशन भी कर सकते हो आपके बोर्ड के एग्जाम, यहाँ पे लिख भी सकते हो। जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेटा, आप यहाँ पे एक रफ पेपर में इसको लिख भी सकते हो पॉइंट वाइज, और इसका कंसेप्ट भी मैं आपको सिखाते जाऊंगा। ओके, तो पहला ये समझ लो बेटा, ये वो साइंटिस्ट है, वर्नर वो साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने पहली बार आपको प्रॉपर्टी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पहली बार इंफॉर्मेशन दिया विद सम प्रूफ। प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर पहली बार इंफॉर्मेशन दिया। सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके, तो इनके पहली बार जानकारी दिया। सर कैसे जानकारी दिया, उन्होंने बोला जैसे कि बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का K4FeCN6। ओके बेटा, इस कॉम्प्लेक्स को अच्छे से फील करो। ओके, इसका नामकरण तो आपको पता होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट 2, जो भी है उसको छोड़ दो, वो भूल जाओ बेटा। अब इन्होंने बोला कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ना, यहां पे जो सेंट्रल मेटल एटम है, सर यहां पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन है। इसके पास दो प्रॉपर्टी होते हैं या फिर इसके दो वैलेंसी होते हैं। ओके, उन्होंने क्या क्या बोला, दो वैलेंसी क्या क्या होते हैं ना, उन्होंने बोला ये जो दो वैलेंसी होते हैं ना, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, और दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी वैलेंसी, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। उन्होंने बोला ये जो आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल एटम है, सर सेंट्रल मेटल एटम यही होता है ना सर, बिल्कुल। यहाँ पे आयरन है, मैंने एग्जांपल ले लिया, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, वही सेंट्रल एटम होगा बेटा। पोटेशियम को मत बोल देना सेंट्रल एटम, आयरन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, वही आपका सेंट्रल एटम होगा। और जो सेंट्रल एटम के पास आपके दो टाइप के वैलेंसी होते हैं, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे आपके सेंट्रल मेटल एटम आयरन, मतलब मेरा बोलने का मतलब है आयरन के पास दो टाइप का वैलेंसी है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, इट सिग्निफाइज या फिर रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन नंबर। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना बेटा, ये आपकी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को सिग्निफाई करता है या फिर रेफर करता है या फिर डिनोट करता है। मतलब अगर मैं बोलूं आयरन का यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या है, मतलब आयरन का इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर, वही आपका आयरन का प्राइमरी वैलेंसी। तो इट सिग्निफाइज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, और यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा बेटा ना, इट इज रेफर्ड आज या फिर इट सिग्निफाइज the coordination number of central metal atom को मैं CMA करके लिख देता हूं ताकि हमें थोड़ा टाइम कंजम्पशन कम हो जाए। तो देखो बेटा, ये आपका डिनोट करता है या फिर सिग्निफाई करता है या फिर रेफर किया जाता है आज कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है किसका ना, सेंट्रल मेटल एटम का, वो क्या है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे यहीं पे देख लो बेटा, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, देखो
पोटेशियम का तो +1 है, इंटू 4 +4। आयरन का x पकड़ लो, इसका चार्ज तो -1 होता है, इंटू 6 -6, नेट क्या है 0, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है, तो यहाँ पे x क्या होगा +2। तो यहाँ पे इस आयरन का जो प्राइमरी वैलेंसी है ना वो है +2, क्यों, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा ना, मैंने क्या बोला, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, इसने इस लिगैंड से, लिगैंड किसको बोलते हैं बेटा, लिगैंड आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या फिर आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे। तो उनसे इसने जितने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, अब देखो सियानाइड क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगैंड है और 6 सियानाइड है, तो 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो इसका मतलब क्या है ना, आयरन 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आयरन का जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो 6 होगा। तो आयरन का ये आपका प्राइमरी वैलेंसी हो गया और आयरन का सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया बेटा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो सेकेंडरी, वो आपका और सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट किया जाता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो डिनोट किया जाता है बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, चलो ये हो गया। अब जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना बेटा, इट इज आयोनाइजेबल। मत्सरी आयोनाइजेबल क्या होता है, नहीं आयोनाइज हो सकता है, मतलब आयन के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट दिखा सकते हो या फिर कर सकते हो। सर कैसे, अभी टाइम आते ही मैं आपको बताऊंगा। इसको आयन के फॉर्म में आप देख सकते हो, बट ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ना बेटा, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। मतलब आप कभी भी सेकेंडरी वैलेंसी जो आपका लिगैंड, ओब्वियसली लिगैंड सेकेंडरी वैलेंसी को सैटिस्फाई कर रहे हैं, इनको आप आयन के फॉर्म में कभी नहीं देख सकते, क्योंकि आप पहले से भी पढ़ के रखे हो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो रहेंगे वो कभी आयोनाइज नहीं हो सकते, वो फिक्स है। तो इसीलिए ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ओके बेटा, तो ये सब कंसेप्चुअल चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट करते हैं, ये आपका आयोनाइजेबल होते हैं, ये आपके नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ओके बेटा, फिर और क्या मुद्दा हो सकते हैं बेटा, जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं ना ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या, चेंजेबल। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ना ये बेटा हमेशा फिक्स होता है। सर ऐसा क्यों, देखो बेटा मैं कोई भी एक चीज आपके सामने फोकस करता हूं, सपोज मैं 2 कंपाउंड ले लिया, ओके, एक K4FeCN6 और एक ले लिया बेटा K3FeCN6। ओके, इन दोनों को देखो बेटा, पोटेशियम फेरोसियानाइड, फेरिसियानाइड, ध्यान से देखो बेटा। अब दोनों में आपको अगर मैं बोलूं यहां पे आपको प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा ना, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है ना सर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अभी आपने 2 मिनट पहले निकाला, क्या था बेटा, +2। बट यहां पे बेटा देखो यही एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वही FeCN6 वाला कंपाउंड है, बट यहां पे जो आपका प्राइमरी वैलेंसी होगा ना ये आपका क्या हो जाएगा, +3। बट जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सा होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। हम चर्चा किसके ऊपर कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम का। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम और यहाँ पे सेंट्रल एटम दोनों सेम है, यहाँ पे लिगेंड्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, आपका बाहर का वाला वो मेटल भी सेम है, बट सेंट्रल एटम का प्राइमरी वैलेंसी अलग अलग आ गया कि नहीं बेटा। बट यहाँ पे देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा बेटा, 6, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा बेटा, 6। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कभी चेंजेबल नहीं होते, वो हमेशा फिक्स होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी आपके चेंजेबल होते हैं बट सेकेंडरी वैलेंसी चेंजेबल नहीं होते, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स होते हैं। यही कांसेप्ट है बेटा, और हमने एग्जांपल देके भी देख लिया। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी आपका वेरिएबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं, पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं वो फिक्स होते हैं। ओके, और एक बहुत बढ़िया चीज आपको मैं यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर बताना चाहूंगा। देखो बेटा जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो किसके द्वारा सैटिस्फाई किए जाते हैं, लिगैंड्स के द्वारा। ओके, और जो प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सैटिस्फाई किया जाते हैं, ध्यान से देखो बेटा, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसीलिए बेटा हमेशा याद रखना, इट इज सैटिस्फाइड बाय, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना ये सैटिस्फाई किसके द्वारा किया जाता है, इट इज सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, बट जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं ना
इट इज सैटिस्फाइड बाय। अब मुझे बोलो बेटा सर प्राइमरी, पहले तो ये बताइए कि प्राइमरी वैलेंसी सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस क्यों? अरे भाई प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को कौन सैटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव को कौन न्यूट्रल करेगा ना, नेगेटिव। तो इसीलिए बेटा इट इज ऑलवेज सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। और यहां पे इट इज सैटिस्फाइड बाय मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर, जो लिगैंड का जो कोऑर्डिनेशन, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किसके द्वारा सैटिस्फाई किया जाता है? लिगैंड के द्वारा। मतलब वो लिगैंड से कितने लोन पर एक्सेप्ट करता है, यही तो होता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा मुझे बोलो लिगैंड्स कितने टाइप के हो सकते हैं ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो हर टाइप के जो लिगैंड्स है उनके द्वारा सेकेंडरी वैलेंसी सैटिस्फाई किया जाता है। इसलिए मैं बोलूं, लिखूंगा बेटा इट इज सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये तीनों द्वारा आपका सेकेंडरी वैलेंसी सैटिस्फाई किया जाता है या फिर सैटिस्फाई होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सैटिस्फाई हुआ और सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा सैटिस्फाई हुआ, ये आपको समझ में आ गया। ओके बेटा, अब एक बहुत बढ़िया चीज आपके सामने शेयर करूंगा बेटा, पहले सेकेंडरी से स्टार्ट करूंगा, आप उसको देख लेना बेटा। तो क्या बात क्या है ना बेटा, जो लिगैंड आपके सेकेंडरी वैलेंसी को सैटिस्फाई करते हैं ना बेटा, ये खुद को ए से अरेंज करते हैं। सर कहां पे ना, स्पेस पे। लिखो बेटा लिगैंड्स satisfying the secondary valency देखो बेटा position themselves in space about the central metal atom, about the central metal atom such that they provide a particular geometry या फिर shape, ज्योमेट्री टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो बेटा आपके जो लिगैंड्स होते हैं ना, वो सेंट्रल मेटल के चारों तरफ खुद को ए से पोजीशन करते हैं। कहां पे ना, स्पेस पे। उसे क्या होता है ना, आपके जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री मिलता है। जैसे कि मैं बोलूंगा, इसी कंपाउंड को मैं एग्जांपल ले लूंगा K4Fe2CN6। तो देखो ये सेंट्रल एटम है। अब जो लिगैंड है ना, 6 लिगैंड खुद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से पोजीशनड करते हैं। कहां पे, स्पेस पे, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम सच दैट द सेंट्रल मेटल एटम, एंड इसको लेके आप एक कॉम्प्लेक्स फिगर आउट कर सकते हो या फिर एक ज्योमेट्री फिगर आउट कर सकते हो। अब देखो बेटा ये सेंट्रल एटम आयरन है, इन लिगैंड ने खुद को ए से अरेंज किया इस सेंट्रल मेटल के चारों तरफ स्पेस में, सो दैट इट गिव्स अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कौन सा ज्योमेट्री है बाद में पढ़ेंगे, इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखो यहाँ पे प्रस्तुत हो गया बेटा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं ना, ये आपके ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट कभी भी ये मत बोलना कि प्राइमरी वैलेंसी जो होते हैं उसका ज्योमेट्री के साथ कोई लेना देना नहीं। प्राइमरी वैलेंसी हैज नो रोल इन ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में आप प्राइमरी वैलेंसी का कोई रोल नहीं है। ओके बेटा, ऐसे आप इसको एनालाइज कर सकते हो। और भी छोटे मोटे चीजें होते हैं, जैसे कि प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। देखो बेटा जो प्राइमरी वैलेंसी, इसको पीवी लिख लेता हूं। प्राइमरी वैलेंसी मतलब पीवी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं ना बेटा, उसको डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है, ऐसे डॉटेड लाइन। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं, एसवी लिख लेता हूं, इट्स डिनोटेड बाय बोल्ड लाइन। ओके, बोल्ड लाइन का मतलब क्या बेटा, बोल्ड लाइन का मतलब डार्क लाइन, जैसे ए से।
तो प्राइमरी वैलेंसी आपको डिनोट किया जाता है बाय डॉटेड लाइन, जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है बेटा वो डिनोट किया जाता है इन ए बोल्ड लाइन। तो ये था बेटा आपका सेंट्रल मेटल एटम का प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन बाय वर्नर। बट सर अभी भी हमें थोड़ा डाउट है, अभी भी आपने कॉम्प्लेक्स के ऊपर कुछ जानकारी नहीं दिया, अभी भी आपने ये नहीं बोला कि सर इन्होंने कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा जानकारी दिया या फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स के ऊपर इन्होंने स्टडी किया। आपने एग्जाम्पल दे दिया K4 एफिशिएंसीज K3 एफिशिएंसीज के ऊपर, क्या सच में इन्होंने इसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? नहीं बेटा, इन्होंने जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, हालांकि इन्होंने दो कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पर जो कॉम्प्लेक्स आपकी सिलेबस में है मैं उसी को लेके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अच्छे से देखना बेटा, कुछ टेंशन नहीं, आराम से इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं आपके सामने। तो कौन से कॉम्प्लेक्स को लेके वर्नर ने आपका एक्सप्लेनेशन किया था देखना बेटा। उन्होंने लिया था COCl3XNH3, इसको थोड़ा फील करना बेटा। COCl3XNH3 इसी कॉम्प्लेक्स को उन्होंने लिया और इस कॉम्प्लेक्स का अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर लोगों को इंफॉर्मेशन दिया। हालांकि अभी तो हम बहुत डेवलप कर चुके हैं बेटा, फिर भी उस टाइम पे इसके बारे में बोलना, इसको जज करना, इसकी ज्योमेट्री या फिर इसके प्रॉपर्टी के बारे में बोलना बहुत बड़ी अचीवमेंट था, इसीलिए तो उस आदमी को नोबेल प्राइज मिला बेटा। तो इसीलिए बेटा COCl3XNH3 जो उन्होंने लिख दिया ना सर, ये CO तो कोबाल्ट समझ में आया, क्लोरीन समझ में, अमोनिया, ये X क्या है सर? ना देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए जो X है ना, X इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है क्या हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। सर हम समझे नहीं, सुनो बेटा। अब कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 होता है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब वो 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये भी हो सकता है क्या 6 के 6 लोन पेयर आपका अमोनिया दे दे, क्यों? क्योंकि अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगैंड है, तो 6 लोन पेयर देगा तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सैटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 6, मतलब 6 की 6 लोन पर आपका अमोनिया देगा। अब मिनिमम क्या हो सकता है ना, देखिए क्लोरीन भी तो सारे एक मोनोडेंटेट लिगैंड है, वो 3 दे देगा, तो बाकी 3 अमोनिया को देना पड़ेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 3। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जो यहां पे हमने लिखा ना, जो COCl3XNH3, वर्नर अपना एक्सप्लेनेशन देने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपका X का मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकता है, मतलब अमोनिया अपना 6 के 6 लोन पर इसको डोनेट करेगा कोबाल्ट को, या फिर इसका मिनिमम वैल्यू आपका 3 हो सकता है, मतलब आपका क्लोरीन 3 देगा और अमोनिया आपका 3 देगा। मतलब 2 ऑप्शन आपके पास है। तो इसी को लेके इन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया। अब देखो बेटा, सपोज मैं बोलूं तो कौन सा स्ट्रक्चर उन्होंने प्रस्तुत किया। अगर मैं बोलूं कि 6 के 6 लोन पर आपने अमोनिया ने दिया, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा? ना कोई भी बोलेगा बेटा, देखो CONH3 ये देखो बेटा Cl3, मतलब यहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं X का वैल्यू मैंने 6 ले लिया। देखो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वो सैटिस्फाई हो गया, बस यही कंपाउंड है, पहला कंपाउंड इनका। सपोज उन्होंने बोला नहीं, अब X का वैल्यू मैं 5 ले लूंगा, क्योंकि मैक्सिमम 6 मिनिमम 3, बीच में 5 4 भी तो आते हैं ना। तो मैंने क्या किया बेटा, इसका वैल्यू ले लिया 5 अमोनिया का, X का वैल्यू 5 ले लिया, अंडरलाइन कर रहा हूं। तो इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जो कि फिक्स है, तो और कौन देगा बेटा? ना क्लोरीन देगा। और कितने क्लोरीन बचेंगे? 2, तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है उनका। सपोज अमोनिया का, यहां पे अमोनिया का नंबर मतलब X का वैल्यू मैंने 4 ले लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा? CONH3, यहां पे मैं 4 लिख दूंगा, अंडरलाइन कर देता हूं, और 2 कौन देगा? ना 2 क्लोरीन देंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, वो तो फिक्स है। तो ये 4 2 6 हो गया, और कितना क्लोरीन बचेगा? Cl1, क्योंकि मैंने Cl3 लिया। ये देखो कंपाउंड को देखो, COCl3XNH3। अब और क्या हो सकता है ना, मिनिमम वैल्यू आपका 3, इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया ना, X का वैल्यू 3 ले लिया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, तो तीनों क्लोरीन को मैं अंदर ले आता हूं, और बाहर देखो कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने 4 कॉम्प्लेक्स बनाया बेटा, और इन्हीं के प्रॉपर्टी के ऊपर स्टडी किया। इसीलिए मैंने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू 6, मिनिमम वैल्यू 3, किसका? X का। X किसके पीछे मैंने लगाया है?
अमोनिया के पीछे लगाया है। ओके बेटा, तो ये था आपका कंसेप्ट। अब उन्होंने क्या किया बेटा, प्रॉपर्टी को दिखाने से, इनका स्ट्रक्चर दिखाने से पहले इन्होंने उनको आयोनाइज करके आपको बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दिया। अब देखो मैंने क्या किया ना, उन्होंने सपोज आपको सॉल्यूशन ले लिया, पानी ऐड कर दिया, पानी में तो आयोनाइज हो जाएगा आयोनिक कंपाउंड। तो क्या होगा बेटा, ये आयन कैसे जनरेट करेंगे ना, CO NH3 6 और ये कितने प्लस होगा 3 प्लस, क्यों, क्योंकि 3 Cl माइनस है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है, ये 3 माइनस ये 3 प्लस। तो कितने आयन्स हुए बेटा ना, 4 आयन्स हुए। कितने आयन्स जनरेट हुए, 4 आयन्स का जनरेशन हुआ। अब जब यहां पे आपको सोल्यूशन ले लिया, मतलब पानी ऐड कर दिया, आपको सोल्यूशन का मतलब क्या, पानी ऐड कर दिया, तो यहां पे आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CO NH3 5 Cl, ये बनेगा 2 प्लस और ये 2 Cl माइनस, क्यों, क्योंकि 2 Cl बाहर है। मैंने बोला था प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, तो प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन यहाँ पे कौन है ना, क्लोरीन है, क्योंकि ऑलवेज सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस, तो क्लोराइड ही हम बाहर ले सकते हैं। ओके, और कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर जो है उसी को आप आयोनाइज करना, अंदर वाले को नहीं करना। तो ये हो गया आपका 2 Cl माइनस। तो यहाँ पे कितने आयंस बने हैं बेटा, आपके 3 आयंस बने हैं। अब मैं बोलूंगा आपको सॉल्यूशन दे दिया, तो ये क्या बनेगा बेटा ना, CO NH3 4 Cl2 प्लस और 1 Cl माइनस। तो कितने आयंस, 1 प्लस 1 2 आयंस, 2 आयंस बनेंगे। और लास्ट में बेटा आपको सॉल्यूशन दे दिया, तो देखो बेटा ये CO NH3 होल 3 Cl3, यहां पे तो आयन बनेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ है ही नहीं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो नॉन आयनाइजेबल होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज मेड बाय सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स, और उसके अंदर जो होगा वो आयनाइज करेंगे ही नहीं। तो यहां पे आप कोई आयन फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहां पे 0 आयन्स होंगे। तो यही आपको 4 कंसेप्ट उन्होंने बताया, 4 प्रॉपर्टी जो मैंने बोला ना, 4 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यही है बेटा, मतलब उनके ऊपर उन्होंने कंप्लीट जानकारी दे दिया। अब मुद्दा क्या है, असली मुद्दा क्या है बेटा ना, जो असली मुद्दा है बेटा वो ये है कि सर इससे जानने से उनको पता क्या चला बेटा, कंडक्टिविटी का ऑर्डर। मतलब अगर इन चारों मॉलिक्यूल में अगर आपको बोला जाएगा कि कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो होता है ना वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होता है वो आयन पे डिपेंड करते हैं। तो कितने आयंस यहाँ पे बने, 4, तो फिर 3, फिर 2, फिर 0। तो जिसका नंबर ऑफ आयंस ज्यादा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं इस कंपाउंड को A, इसको B, इसको C, इसको D बोल दूं ना बेटा, तो इनका कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, A, B, C एंड D। कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। aqueous मीडियम में जितने आयन का फॉर्मेशन वही उनका कंडक्टिविटी का ऑर्डर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये उनका देखो प्रॉपर्टी को बताने का एक बहुत बेहतरीन तरीका, उस टाइम पे जिस टाइम पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर कोई जानकारी था ही नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेवलपमेंट भी बहुत बाद में, मतलब इतना अच्छे से इस चीज को बोल देना, इतना अच्छे से चीजों को रिप्रेजेंट कर देना उस टाइम पे, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। अच्छा, तो चलो इन जो 4 कंपाउंड हमने दिखाया ना बेटा, इन चारों कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर आपके सामने एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि एग्जाम में बेटा स्ट्रक्चर जरूर मेंशन करना। ओके, चलो तो मैं स्ट्रक्चर मेंशन करा देता हूं। अब देखो पहला मैं इसका बना देता हूं, CO NH3 6 Cl3। पहले देखो बेटा, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों को इसको एक बार देखो, CO NH3 6 Cl3 को। अब देखो इस स्ट्रक्चर आपको क्या लगता है, 6 लिगेंड से तो ज्योमेट्री क्या हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। देखो CO, देखो 6 की 6 मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं इन दी कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। ओके, ये देखो 5वां और ये आपका 6ठा।
और सभी के पास क्या है ना, लिगैंड से मतलब लोन पेयर है, वही तो होते हैं लिगैंड्स जो कि लोन पेयर डोनेट करेंगे। देखो लोन पेयर डोनेट हो गया, 6 की 6 लिगैंड ने अपना लोन पेयर आराम से डोनेट कर दिया। अब देखो बेटा ये तो हो गया, बट सर अभी 3 क्लोरीन क्या करेंगे ना, ये तो उसका सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, बट प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा ना, क्लोरीन। और प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई बाय कैसे डिनोट किया जाता है, बाय डॉटेड लाइन। तो 3 क्लोरीन को आप कहीं पे भी ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके तो ये हो आपका पहला स्ट्रक्चर बेटा COCl3 CONH3 होल 6 CH3 का, ये आपका पहला। दूसरा क्या था बेटा आपका कॉम्प्लेक्स, क्या था CONH3 5 Cl2, दूसरा यही तो था बेटा। तो देखो बेटा पहले आपका 5 अमोनिया में बना देता हूं, क्योंकि 5 अमोनिया आपका सेम है, 1 2 3 4 और 5वां ये बना दिया। ओके और सबके सब अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, किसको डोनेट कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं। अब छठा कौन डोनेट कर रहा है ना, Cl। सर Cl क्या है ना, एक न्यूट्रल मोनोडेंटेट सॉरी एक नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगैंड है, तो ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। सर ये तो हो गया, बट सर एक बात पूछना था आपसे, तो यहां पे आपका ना, यहां पे आपका प्राइमरी वैलेंसी क्या है सर, इस कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी क्या है, यहां पे प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ध्यान से देखना बेटा। इस कंपाउंड को देखो अच्छे से, पहले यहां से बोल देता हूं, इस कंपाउंड में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ना, X + 0 + -3 = 0, तो X = +3। तो इस कंपाउंड में जो प्राइमरी वैलेंसी है वो +3 है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है बेटा ना, कितने लिगैंड्स आपका यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी तो फिक्स ही होता है। ओके तो यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है ना केवल क्लोरीन के द्वारा, ओके और सेकेंडरी वैलेंसी केवल अमोनिया के द्वारा। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो बेटा, यहाँ पे क्लोरीन है जो कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई भी करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे ना, सेकेंडरी तो दिखा दिया, अब प्राइमरी दिखा रहा हूं। यहाँ पे कितने क्लोरीन आयोनाइजेबल क्लोरीन है, 2। बट ये जो क्लोरीन है जो कि नॉन आयोनाइजेबल है, ये भी आपका प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। सर प्राइमरी देखो, ये मेरे डॉटेड स्ट्रक्चर है बेटा, ये तो मैंने गलती से कर लिया, ये डॉटेड है, ये स्ट्रक्चर आपका डॉटेड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका बेटा डॉटेड स्ट्रक्चर है। ओके चलो डॉटेड स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये क्लोरीन भी कर रहा है। तो अगर कभी कोई पूछेगा कि यहाँ पे कितने ऐसे क्लोरीन के एटम्स हैं या फिर क्लोरीन के आयन्स हैं जो कि बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, आप बोलोगे एक ऐसा है, एक जो कि सेकेंडरी भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा है। और कितने ऐसे क्लोरीन है जो सिर्फ आपसे प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, आपके 2 ऐसे क्लोरीन है जो कि सिर्फ आपके प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके बेटा, और यहाँ पे अगर मैं बोलूं प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आप बोलोगे प्राइमरी वैलेंसी सेम बेटा। अब देखो X + 0 + -1 + -2 = 0, तो X = +3। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है बेटा, अब देखो 5 + 1 कितना 6, ये न्यूट्रल मोनोडेंटेट या आयनिक मोनोडेंटेट, तो ये देखो हो गया। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्ट्रक्चर। अब तीसरा क्या लिखा था बेटा ना, CONH3 4 Cl2 और बाहर एक। तो पहले तो बेटा 4 अमोनिया को मैं ऐसे दिखा देता हूं, 1 2 3 4, और चारों के चारों आपका लोन पेयर डोनेट करेंगे, बिल्कुल सही। बाकी 2 कौन डोनेट करेगा बेटा, ये Cl डोनेट करेगा या फिर Cl- डोनेट करेगा, एक ही बात है। आप इसको Cl- भी दिखा सकते हो, ये अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा, बिल्कुल सर, आयनिक पेयर डोनेट करेगा या फिर लोन पेयर डोनेट करेगा। अब कितने क्लोरीन बचे हैं, एक क्लोरीन, तो इस क्लोरीन को मैं यहां दिखा देता हूं बेटा, एक दिखा देता हूं, एक क्लोरीन। बट सर एक बात पूछना था, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या है, देखो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी वही +3 और सेकेंडरी वैलेंसी वही 6। देखो +3 क्यों, देखो CO देखो X + 0 + -2 - 1 0, तो X = +3। बट सर यहाँ पे आपने बोला प्राइमरी वैलेंसी तो नेगेटिव आयन से आपको सेटिस्फाई होता है, यहाँ पे तो एक ही आपने सेटिस्फाई किया, नहीं बेटा। ये क्लोरीन देखो एक नेगेटिव आयन है, बट +3 को सेटिस्फाई करने के लिए और 2 माइनस चाहिए, तो ये भी आपका
सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ये भी आपका प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो दो क्लोरीन हमने दिखाया ना, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे, और ये जो क्लोरीन है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये आपको कंसेप्ट है। और लास्ट में देखना बेटा, जो लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या था बेटा, ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको समझ में आएगा। जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर था वो ऐसा था, क्या था बेटा, COCl3 आपका NH3, XNH3 था ना बेटा। XNH3 में मैंने क्या लिखा था, 3NH3, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया था CONH3 होल 3Cl3। आपका स्ट्रक्चर मैंने ऐसे लिख दिया था, x का वैल्यू हमने 3 लिया था सबसे कम। तो इसका ज्योमेट्री के लिए ना बेटा, तो आपको CO, पहले मैंने 3 अमोनिया ले लेता हूं ऑक्टाहेड्रन की कॉर्नर में, और कितने क्लोरीन चाहिए बेटा, 3 क्लोरीन भी चाहिए। तो देखो ये 3 क्लोरीन ले ले, या फिर क्लोराइड ले लिया, Cl- पे लिख सकते हो। ये सभी अपना आयनिक पेयर या फिर लोन पेयर इसको डोनेट करेंगे, सब खुश हैं। अब मुद्दा ये है बेटा कि बाहर कितने आयनाइजेबल है, कुछ भी नहीं है बट प्राइमरी वैलेंसी तो +3 है। सर कैसे ना, जो ऑक्सीडेशन नंबर वही तो है प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी आपका 6 है जो कि फिक्स है। तो 3 कैसे सेटिस्फाई होगा सर, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। तो नेगेटिव आयंस सर समझ में नहीं आया, यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे क्या करेंगे बेटा। देखो नेगेटिव आयन कौन है, यहाँ पे क्लोराइड है। तो ये जो क्लोराइड है ना बेटा, जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपके प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यहाँ पे 3 ऐसे क्लोरीन आपको मिलेंगे जो कि प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगे और जो सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगे। दोनों टाइप की वैलेंसी आपका ये सेटिस्फाई करेंगे। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आपको समझना है। और बेटा इसी को लेके आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये सुपर एक्सीलेंट कांसेप्ट आपको समझना है और रिप्रेजेंट करना है। ओके बेटा, चलो बेटा ये मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपके और एक ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर कोई आपका कमेंट्स देना है, कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हैव ए गुड डे, थैंक यू।